स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद शाहिद अंसारी में। आइए आज हम कक्षा 9वीं की गणित विषय की प्रश्न बैंक 2021-22 के लिए जो विमर्श पोर्टल पर अपलोड की गई है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा उसका अध्ययन करेंगे। इसमें आज हम अध्याय 13 देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। वार्षिक परीक्षा में अधिभार अंक इसमें 8 हैं और 2 प्रश्न 1 अंक के पूछे जाने हैं। 2 अंक का एक प्रश्न तथा 4 अंक का एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाना है। तो इसमें 2 अंक और 4 अंक वाले भी प्रश्न है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप ध्यानपूर्वक इसे अध्ययन करें। प्रश्न क्रमांक 1 जिसमें हम उचित विकल्प चुनकर उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समतल आकृति नहीं है। तो समतल आकृति जिसमें 2 डायमेंशन की बात करते हैं वो समतल आकृतियां होती हैं। तो यहाँ पे पहले का आंसर है सा, घन नहीं है। बाकी सभी आप देख रहे हैं कि समतल आकृतियां कहलाती हैं, आयत, वर्ग और वृत्त। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से ठोस आकृति नहीं है। तो ठोस आकृति घनाभ हो सकती है, शंकु हो सकती है, बेलन हो सकती है, किंतु वर्ग नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर बा होगा। तीसरा प्रश्न है, गोले के आयतन का सूत्र जिसमें संकेतों का सामान्य अर्थ है होता है। तो इसका सही आंसर है, आंसर 4/3 पाई r की घात 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम चौथे नंबर का देख रहे हैं, जिसमें बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जिसमें संकेतों का सामान्य अर्थ है होता है। इसका सही आंसर है 2 पाई r r धन h के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, खाली स्थान का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 LBB h धन HL, जहाँ संकेतों का सामान्य अर्थ होता है तो यह होता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। दूसरा है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h के बराबर होता है। शंकु के खालिस्तान का सूत्र पाई आर एल है, तो यहाँ पे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। चौथा है, अर्ध गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं तो 3 पाई r की घात 2। तो ये इस तरीके से थे खालिस्तान। अब चलिए तीसरा प्रश्न, एक शब्द वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें शंकु के आयतन का सूत्र लिखना है। तो शंकु के आयतन का सूत्र था 1/3 पाई r स्क्वायर h के बराबर। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया, एक शंकु की ऊंचाई एवं त्रिज्या की ऊंचाई क्रम से 12 और 13 सेंटीमीटर है, तो उसकी आधार की त्रिज्या। तो इसके लिए हम एक सूत्र का उपयोग करते हैं जिससे हम त्रिज्या की ऊंचाई का सूत्र कहते हैं। तो L स्क्वायर ऋण H स्क्वायर बराबर R स्क्वायर होगा यहाँ त्रिज्या का सूत्र। तो ये R का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर के बराबर हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर का, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो इसका आंसर है पाई r r धन L। चौथा प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो इसका सही आंसर है, गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई r की घात 3 में r का मान हम 3 सेंटीमीटर रख दें और इसको सरल कर ले तो यह 36 पाई घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है, बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर है पाई r स्क्वायर h। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, जिसमें सत्य एवं असत्य बताना है। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से कम होता है, तो यह कथन असत्य है। दूसरा है, अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई r की घात 3, जहाँ अर्ध r गोले की त्रिज्या है। तो यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या r है कह रहा है, और 2/3 पाई r की घात 3 गोले का आयतन है, अर्धगोले का आयतन, तो यह कथन सत्य है। तीसरा है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात 2:3 का होता है, तो यह कथन सत्य है। चौथा है, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a की घात 3 होता है, तो यहाँ पे a जहाँ घन की एक भुजा है तो यह कथन असत्य होगा। अब चलिए यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक 5 देख रहे हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 अंक और 4 अंक पे आधारित प्रश्नों को यहाँ पे हम सरल करेंगे। जिसमें यहाँ पे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। उसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल, उस सीट का मूल्य ज्ञात कीजिए और 1 वर्ग मीटर का मूल्य 20 रुपये है। तो यहाँ पे हमें सीट का मूल्य दिया गया है और इसके आधार पर हमें प्रश्न को सरल करना है। तो जैसा कि हम यहाँ पे प्रश्न में देख रहे हैं कि प्लास्टिक के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें ज्ञात है, क्रम से ये ज्ञात हैं, और हम यहाँ पे 65 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं। अब जब हम मीटर में बदल रहे हैं तो उसको हमें 100 सेंटीमीटर से भाग देना होगा, तो ये 0.65 मीटर हो जाएगा। डिब्बा ऊपर से खुला है, अंततः इसमें एक फलक कम होगी। घनाभ में जो पृष्ठ हैं वो कुल 6 फलकें होती हैं, तो इसके आधार पे यहाँ पे डिब्बे का जो पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऋण ऊपरी फलक का क्षेत्रफल को हम कम कर देंगे, तो 2 LB धन BH धन HL, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें L × B LB का मान घटा देंगे और इसको यहाँ पे हम मान रख लेते हैं सभी के। तो क्रम से हमने मान रखा और इसको सरल कर दिया, और सरल करने पर हम देखते हैं कि इसका जो आंसर है वह निकल कर आता है 5.45 वर्ग मीटर। अब चलिए इसमें हम आगे हल करते हैं इसको। तो लागत हमें ज्ञात करना है, अतः डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल यहाँ पे 5.45 वर्ग मीटर के बराबर प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पे प्लास्टिक जो सीट 1 वर्ग मीटर का सीट का मूल्य 20 रुपये हमें ज्ञात है, तो यहाँ पे 5.45 में हम 20 का गुणा कर देते हैं, और जैसे ही हम गुणा करते हैं तो इसका जो आंसर है वह निकल के आता है 109 रुपये के बराबर। आइए अब प्रश्न क्रमांक 6 को देखते हैं, जिसमें लिखा गया है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5, 4 और 3 सेंटीमीटर है। रुपये 7.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए।
तो जैसा कि हमें कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात है और कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि यहाँ पे परिमाप गुणित ऊंचाई के बराबर होता है और यहाँ हम मान रख दें तो 2 गुणित एल धन बी गुणित एच बराबर 2 कोष्टक में 5 धन 4 गुणित 3 वर्ग मीटर लिखेंगे और इस तरीके से सरल कर देंगे तो इस दीवार का चारों दीवार का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाता है। यहाँ पे 64 वर्ग मीटर के बराबर प्राप्त होगा। अब छत का क्षेत्रफल जो लंबाई गुणित चौड़ाई के रूप में है उसका आंसर है यहाँ पे 20 वर्ग मीटर। अब जिस भाग में सफेदी करानी है उसका क्षेत्रफल 54 धन 20 वर्ग मीटर अर्थात 74 वर्ग मीटर, क्योंकि फर्श में तो नहीं कराएंगे तो छत में भी कराना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का व्यय 7 रुपये 50 पैसे है। तो 74 वर्ग मीटर में 74 का हम इसमें गुणा कर देते हैं तो 555 रुपये इसमें व्यय निकल कर आ जाता है। आइए प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। इसमें किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 वर्ग मीटर के बराबर यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने का लागत 15,000 रुपये है तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए इस प्रश्न को इस तरीके से हल कर लें। यहाँ पे हमें हॉल की ऊंचाई हम मान लेते हैं कि h मीटर के बराबर है और हॉल का जो परिमाप हमें ज्ञात है 250 मीटर के बराबर। अब यहाँ पे हॉल की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है हॉल की परिमाप गुणित ऊंचाई के बराबर होगा तो 250 गुणित h कर लेते हैं, 250 गुणित h लिखते हैं और वर्ग मीटर यह दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब चारों दीवारों पर पेंट कराने का व्यय, हॉल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल और पेंट कराने का मूल दर, तो यहाँ पे हमें ज्ञात है 250 h गुणित 10 का हमें यहाँ पे गुणा करना है तो ये 10 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 2500 h के बराबर प्राप्त हो जाएगा। परंतु 10 रुपये प्रति मीटर की दर से हमें हॉल की दीवारों को पेंट कराने का व्यय 15,000 रुपये आता है तो यहाँ पे 15,000 इसके मान के बराबर रख देते हैं और जिससे h का मान निकल जाता है। यहाँ पे हम भाग देते हैं तो h का जो मान है अर्थात हॉल की ऊंचाई 6 मीटर के बराबर प्राप्त हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। इसमें ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बेलन के आधार का व्यास 2r के बराबर होगा क्योंकि वह वृत्ताकार है और r बेलन की त्रिज्या हम ले लेते हैं। बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर की होगी और फिर यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम 2πrh रखते हैं और मान रख देते हैं यहाँ पे और सरल करते हैं तो ये आता है 88 r वर्ग सेंटीमीटर के। परंतु हमें ज्ञात है कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर तो इसका मान 88 बराबर रख देते हैं तो r का मान 1 सेंटीमीटर ज्ञात हो जाता है। अब चूंकि ये त्रिज्या ज्ञात हुई तो दुगना कर दें हम तो इसका व्यास ज्ञात हो जाएगा 2 सेंटीमीटर के बराबर। प्रश्न क्रमांक 9 सरल करते हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि धातु की एक चादर 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार पर बंद बेलनाकार टंकी बनाई जा रही है। इस कार के लिए कितने वर्ग मीटर की आवश्यकता होगी? तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे धातु की जो टंकी है उसका व्यास 140 सेंटीमीटर है और धातु की टंकी की त्रिज्या 140/2 अर्थात सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर के बराबर प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर दे तो 0.7 मीटर हो जाएगा। 100 का भाग देना होगा। अब इसके बाद टंकी की जो ऊंचाई है वो 1 मीटर के बराबर है और टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr r धन h और यहाँ हम मान रख देते हैं यहाँ पे जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 7.48 वर्ग मीटर हमें प्राप्त हो जाता है तो इतनी ही चादर हमें लगेगी। अब आइए प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं और इसमें लिखा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। जैसा कि हमें ज्ञात है आधार का व्यास 24 मीटर के बराबर तो शंकु की त्रिज्या मान लेते हैं कि r बराबर 24/2 12 मीटर हमें ज्ञात हो जाती है और शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई है वह 21 मीटर के बराबर ज्ञात है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का वक्र पृष्ठ धन आधार का क्षेत्रफल के बराबर अर्थात पाई r r धन l भी इसे हम लिख सकते हैं और यहाँ पे मान रखते हैं तो मान रखने पर हम पाते हैं कि जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह है 1244.57 वर्ग मीटर के बराबर। 11 देखते हैं। इसमें लिखा है एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम प्रश्न में देख रहे हैं कि शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर ज्ञात है। अब यदि हम इसमें 2 का भाग देते हैं तो त्रिज्या ज्ञात हो जाती है जिससे हमें 21/4 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है और चूंकि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर ज्ञात है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल के बराबर। इसमें हम सभी का मान रख देते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान 21/4 और एल का मान 10। इस तरीके से यहाँ पे जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 165 वर्ग सेंटीमीटर हमें प्राप्त होता है। भाई प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं जिसमें निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे पहला गोले का जो व्यास है वह है 14 सेंटीमीटर के बराबर और इसमें यदि 2 का भाग देते हैं त्रिज्या ज्ञात हो जाती है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है वह है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम मान रख देते हैं पाई और आर का और हल कर देते हैं तो 616 वर्ग सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद अगला है गोले का व्यास यदि 21 सेंटीमीटर के बराबर है और यहाँ पे त्रिज्या हम 21/2 ले लेते हैं तो इसके बाद यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर में मान रखने पर हम पाते हैं कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है गोले का वह 1386 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है और यदि गोले का जो व्यास है 3.5 मीटर है तो इसका जो त्रिज्या है वह 7/4 मीटर प्राप्त हो जाती है और इस तरीके से पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में मान रख देते हैं तो मान रखने पर हम पाते हैं कि इसका मान 38.5 वर्ग मीटर के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 हल करते हैं जिसमें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जबकि पाई बराबर 3.14 ज्ञात है।
यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ अर्धगोला दिया गया है और इसमें इसकी जो त्रिज्या है वो आर के बराबर होती है। अब आइए यहाँ पे हम त्रिज्या मान लेते हैं कि यहाँ पे ज्ञात है हमें 10 सेंटीमीटर, और ध्यान देना है कि अर्धगोले का जो गोले का पृष्ठ आधा नहीं होता है, इसमें अर्ध भाग के एक समान त्रिज्या का वृत्तीय आधार बढ़ जाता है, और जिससे हम लिखते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गोले का पृष्ठ का आधा और आधार का क्षेत्रफल। इस तरीके से 1/2 4 पाई आर स्क्वायर धन पाई आर स्क्वायर लिखेंगे और इसमें हम मान रखेंगे और सरल करेंगे तो इसका जो मान है 942 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। प्रश्न क्रमांक हम 14 देखते हैं, जिसमें लिखा है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। जो त्रिज्या है मान लेते हैं कि आर सेंटीमीटर के बराबर है और गोले का जो पृष्ठ है वह होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, परंतु हमें इसका मान 154 के बराबर ज्ञात है और इसका मान 154 के बराबर जब हम रखते हैं तो यहाँ से हम देखते हैं कि आर स्क्वायर का मान निकाला जा सकता है, तो ये 49/4 के बराबर होगा, और यदि वर्ग हटाते हैं तो वर्गमूल लगाना होगा, जिससे हमें 49 का वर्गमूल 7 प्राप्त हो जाता है और 4 का वर्गमूल 2। इस तरीके से हम भाग दे देते हैं 7 में 2 का, तो जो त्रिज्या है वह 3.5 सेंटीमीटर ज्ञात हो जाती है। 15 जिसमें एक माचिस की डिब्बी की माप 4 सेंटीमीटर गुणित 2.5 सेंटीमीटर गुणित 1.5 सेंटीमीटर और ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा ज्ञात करना है। जैसा कि हमें ज्ञात है यहाँ माचिस की डिब्बी की जो माप है इस तरीके से ज्ञात है, और मान लीजिए कि यहाँ पे जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर के बराबर है। माचिस की डिब्बी अर्थात घनाभ के आकार की हमें दिखाई देती है, और चूंकि हम घनाभ का आयतन जानते हैं कि LBH अर्थात लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, हम मान रख देते हैं इसमें और हल करते हैं तो ये 15 घन सेंटीमीटर के बराबर प्राप्त हो जाता है। तो एक माचिस की डिब्बी का आयतन हमें ज्ञात हो गया 15 घन सेंटीमीटर, तो हम 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन ज्ञात कर लें, तो यहाँ पे हमें 15 में 12 का गुणा करना होगा, जिससे हमें 180 घन सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन। प्रश्न क्रमांक 16 की बात करते हैं, जिसमें एक घनाकार टंकी का में 6 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर के होता है, ये पैमाना दिया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि घनाभ की जो टंकी है, घनाभाकार टंकी, इसमें लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और गहराई 4.5 मीटर या ऊंचाई कह सकते हैं ज्ञात है। अब चूंकि टंकी का आयतन हम घनाभ के आयतन के बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई लेते हैं, गुणा कर देते हैं हम सभी का, तो यहाँ पे 135 घन मीटर हमें एक टंकी का आयतन ज्ञात हो जाता है। क्योंकि मीटर में है और इसे लीटर में ज्ञात करना है और हमें पैमाना दिया गया है कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर के, तो हम 1000 का गुणा कर देते हैं और यहाँ से हमें आंसर निकल जाता है 1,35,000 लीटर। तो इतना पानी उस टंकी में आ सकता है। आइए प्रश्न क्रमांक 17 हल करें, जिसमें 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति वर्ग घन मीटर की दर से होने वाले व्यय को ज्ञात करना है। घनाकार गड्ढे की जो लंबाई है 8 मीटर, 6 मीटर चौड़ाई और गहराई अर्थात ऊंचाई 3 मीटर के बराबर है, तो गड्ढे का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। इसमें हम इसको रख के सरल करते हैं तो 144 घन मीटर हमें गड्ढे का आयतन ज्ञात हो जाता है, और 1 घन मीटर गड्ढा खुदवाने के लिए व्यय 30 रुपये है, तो 144 घन मीटर गड्ढा खुदवाने के लिए जो व्यय है 30 गुणित 144 बराबर 4320 रुपये हमें आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 18 हल करें, जिसमें एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, जबकि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर के। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मान लेते हैं बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का जो बर्तन के आधार की जो परिधि है वह 2 पाई आर के बराबर होगी, मान रख देते हैं, तो ये हमें बेलनाकार बर्तन की परिधि ज्ञात हो गई। अब परंतु प्रश्न के अनुसार बेलनाकार बर्तन के आधार की जो परिधि है 132 सेंटीमीटर है, तो परिधि यहाँ पे 44/7 आर बराबर 132 के रखेंगे, तो यहाँ से आर का मान हमें ज्ञात हो जाता है 21 सेंटीमीटर के बराबर, सरल करेंगे, और बर्तन की ऊंचाई हमें 25 सेंटीमीटर ऑलरेडी ज्ञात है, और बेलनाकार बर्तन का जो आयतन है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसमें मान रख देते हैं आर और एच का और सरल करते हैं तो ये 34,650 घन सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। अब चूंकि धारिता घन सेंटीमीटर को लीटर में परिवर्तित करना है तो 1000 का हमें भाग देना होगा, जिससे हमें 34.65 लीटर इस बर्तन की धारिता ज्ञात हो जाती है कि इतना पानी इस बर्तन में आ सकता है। अब प्रश्न क्रमांक 19 को सरल करते हैं। एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 वर्ग सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या और बेलन का आयतन। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे मान लेते हैं कि बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई यहाँ पे ज्ञात है 5 सेंटीमीटर की। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के बराबर होता है, और यहाँ पे यदि मान रख देते हैं तो इसका मान निकल कर आता है 31.4 आर वर्ग सेंटीमीटर की। अब परंतु हमें ज्ञात है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह 94.2 के बराबर है, तो इसका मान 94.2 के बराबर रखने पर आर का मान हमें यहाँ पे त्रिज्या ज्ञात हो जाती है 3 सेंटीमीटर के बराबर। और जब त्रिज्या ज्ञात हो गई है तो बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई लेते हुए हम इस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच में मान रखकर सरल कर सकते हैं, जिससे मान रखकर सरल करने पर जो बेलन का आयतन है वह 141.3 घन सेंटीमीटर के बराबर प्राप्त हो जाता है। क्रमांक 20 सरल करेंगे, जिसमें लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई
35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम के बराबर है। इस प्रश्न को हल करते हैं जिसमें हम लकड़ी का बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर ज्ञात है हमें। 24 में 2 का भाग देते हैं तो त्रिज्या ज्ञात हो जाती है। आर का मान यहाँ 12 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाता है और इसे हम सरल करते हैं तो सरल करने पर हम देखते हैं कि लकड़ी के बेलनाकार पाइप का जो बाह्य व्यास है 28 सेंटीमीटर में ज्ञात है, तो यहाँ पे 2 का भाग देने पर 14 सेंटीमीटर ज्ञात हो जाता है और लकड़ी के बेलनाकार पाइप की जो ऊंचाई है वो 35 सेंटीमीटर ज्ञात है। अब पाइप के खोखले भाग का जो आयतन है पाई आर स्क्वायर एच के बराबर है, तो यहाँ पे मान रखने पर हम पाते हैं कि 5040 पाई घन सेंटीमीटर इसका आयतन होगा और लकड़ी सहित पाइप के खोखले भाग का जो आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बराबर हमें जैसा कि ज्ञात है और इससे हम मान ज्ञात कर लेते हैं 6860 पाई घन सेंटीमीटर के। अब लकड़ी का जो आयतन है वह ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे 6860 में से 5040 पाई घन सेंटीमीटर को घटाते हैं तो 1820 पाई घन सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। और फिर यहाँ पे जब हम इसे सरल कर लेते हैं तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 5720 घन सेंटीमीटर यहाँ पे इस लकड़ी का जो आयतन है वह प्राप्त हो जाता है। अब पाइप का द्रव्यमान बराबर चूंकि लकड़ी का द्रव्यमान के है तो लकड़ी का आयतन गुणित एक मात्रक लकड़ी का द्रव्यमान के होगा, तो यहाँ 5720 में 0.6 ग्राम का गुणा करना पड़ेगा और सरल करने पर यहाँ पे हम देखते हैं 3432 ग्राम प्राप्त हो जाता है, जिसमें हम 1000 का भाग देंगे तो ये किलोग्राम में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे हम लिखेंगे कि पाइप का जो द्रव्यमान है वह 3.432 किलोग्राम है। 21 को सरल करते हैं जिसमें प्रश्न के अनुसार दिया गया है कि 1 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है, उसको बनाने के लिए कितना वर्ग मीटर धातु की सीट की आवश्यकता होगी। बेलनाकार जो बर्तन है उसके आधार की त्रिज्या r मीटर के बराबर है और बर्तन की ऊंचाई 1 मीटर है, तो इसके अनुसार बेलन का जो बर्तन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा और इसका मान हम ज्ञात कर लेते हैं 22/7 वर्ग r की घात 2 घन मीटर के बराबर। अब यहाँ पे बर्तन की जो धारिता है क्योंकि आयतन ही है और ये हम इसकी ज्ञात कर लेते हैं लीटर में, इसका परिवर्तन करेंगे तो 1000 का गुणा करना होगा और 1000 का गुणा करने पर हम पाते हैं 22,000/7 r की घात 2 लीटर। अब चूंकि बेलनाकार बर्तन की धारिता 1504 मीटर ज्ञात है और इसका मान हम इसके बराबर रख दें और सरल कर लें तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे 7/100 की घात 2 प्राप्त हो जाता है, जिससे हम 7/100 यहाँ पे घात हटा देंगे, वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और जब आर का मान 7/100 लिखेंगे तो यहाँ पे जो त्रिज्या है वह होगी 0.07 मीटर के बराबर। ये 22वां प्रश्न सरल करें जिसमें प्रश्न के अनुसार दिया गया कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। 2 प्रश्न यहाँ पे सरल करने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे पहला लंबवृत्तीय शंकु की जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर यदि ज्ञात है ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो इसके आधार पर हम बेलन जो शंकु का जो आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं कि इसका मान रखने पर 264 घन सेंटीमीटर होता है और यदि यहाँ पे त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और जो इसकी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर की ज्ञात है, तब उस स्थिति में भी हम इस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में मान रखकर सरल कर सकते हैं और इसका जो मान है वह आएगा 154 घन सेंटीमीटर के बराबर। प्रश्न क्रमांक 23 देखें जिसमें एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर यदि इसका आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है तो आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को सरल करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि शंकु के आधार की त्रिज्या r सेंटीमीटर के बराबर है और शंकु की ऊंचाई हमें ज्ञात है 15 सेंटीमीटर की। अब शंकु का जो आयतन है वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ पे मान रख देते हैं हम पाई r और h का, तो r स्क्वायर और यहाँ पाई का मान 3.14 रखेंगे और सरल कर देंगे तो ये जो मान है इसके शंकु के आयतन का 1570 r की घात 2 घन सेंटीमीटर के प्राप्त हो जाता है और परंतु दिया गया है कि यहाँ पे शंकु का जो आयतन है 1570 घन सेंटीमीटर के, तो जैसे ही हम 1570 घन सेंटीमीटर यहाँ पे रखते हैं 15.70 r वर्ग के और इसको सरल करते हैं तो सरल करने पर हम देख रहे हैं यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि r स्क्वायर का मान 100 के बराबर प्राप्त हो जाता है और जब 100 का मान 100 के बराबर प्राप्त होगा तो यहाँ पे हम r बराबर करनी 100 बराबर 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से शंकु के जो आधार की त्रिज्या है वह 10 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 24 हल करते हैं जिसमें एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 वर्ग घन सेंटीमीटर ज्ञात है यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर, तो इसके निम्न ज्ञात करना है शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या, ऊंचाई और पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रश्न को इस तरीके से सरल कर लें। हम शंकु के आधार का व्यास हमें 28 सेंटीमीटर ज्ञात है और 28 में यदि 2 का भाग देते हैं तो त्रिज्या ज्ञात हो जाती है 14 सेंटीमीटर के बराबर और चूंकि शंकु का आयतन हमें ज्ञात है 9856 घन सेंटीमीटर के, तो मान लेते हैं कि शंकु की जो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में मान रखेंगे और सरल करेंगे तो जो शंकु का आयतन है वह 616/3 एच घन सेंटीमीटर के प्राप्त हो जाता है, परंतु शंकु का जो आयतन हमें ज्ञात है 9856 के बराबर, इसे हम सरल कर लेते हैं इसके बराबर रख के, तो इसमें एच का जो मान है वह 48 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाता है। आप कैंसिल करके हल कर सकते हैं। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट जो है इस तरीके से होगा, शंकु की जो त्रिज्यक ऊंचाई है उसको हम मान लेते हैं कि L सेंटीमीटर है और चूंकि त्रिज्यक ऊंचाई का सूत्र होता है L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर धन H स्क्वायर मान रख दें हम, तो यहाँ से त्रिज्यक ऊंचाई का मान हमें ज्ञात हो जाता है 50 सेंटीमीटर के बराबर। इसके बाद यहाँ पे यदि मान लेते हैं कि शंकु की जो त्रिज्या है वह है R बराबर 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या के बाद इसकी त्रिज्यक ऊंचाई भी हमने ज्ञात कर ली है 50 सेंटीमीटर के बराबर और चूंकि शंकु का जो वक्र पृष्ठ है पाई आर के बराबर है मान रख देते हैं हम और सरल कर लेते हैं, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2200 वर्ग सेंटीमीटर अर्थात 2200 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। क्रमांक 25 सरल करें जिसमें उस गोले का आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः दी गई हैं। तो ये
जो मान दिए गए पहली त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से विभिन्न त्रिज्याओं लेके गोले का आयतन ज्ञात किया जा सकता है। देख रहे हैं यहाँ पे गोले की त्रिज्या क्रमशः ज्ञात है और इनके आधार पर हम गोले का आयतन ज्ञात कर लें। तो 7 सेंटीमीटर यदि आर का मान है तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यू में मान रख देते हैं और सरल करते हैं। यहाँ पे सरल करने पर देखते हैं आप पाई का मान 22/7 भी रखेंगे और इसको हल करेंगे तो 4312/3 घन सेंटीमीटर, या इसमें भाग देते हैं तो 1437.33 घन सेंटीमीटर इसका आयतन ज्ञात हो जाता है। यदि त्रिज्या बदल देते हैं तो त्रिज्या बदलने पर भी देखते हैं हम 0.63 मीटर यदि हम त्रिज्या रखते हैं तो गोले का जो आयतन है इसी प्रकार से हम हल कर लेंगे और हल करने पर 1.05 घन मीटर लगभग प्राप्त हो जाए। आइए प्रश्न क्रमांक 26 सरल करते हैं, जिसके अनुसार यहाँ पे हम धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर ज्ञात है और यदि उस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो उस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमें प्रश्न में ज्ञात है कि गोले जो गेंद का व्यास है वह 4.2 सेंटीमीटर के बराबर है और इससे त्रिज्या हम 2 से भाग देकर ज्ञात कर सकते हैं। 2.1 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। गेंद का आयतन 4/3 पाई आर की घात 3 घन सेंटीमीटर होता है। तो इसके आधार पे मान रखने पर पाई का मान 22/7 और यहाँ पे हम 2.1 त्रिज्या रख देते हैं और सरल कर लेते हैं। सरल करने पर हम पाते हैं कि 38.808 घन सेंटीमीटर इसका आयतन ज्ञात होता है और चूंकि द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व होता है और यहाँ पे मान रख देते हैं गेंद का आयतन 38.808 और घनत्व 8.9 ग्राम घन सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से ये हमें लगभग 345.39 ग्राम इस गेंद का द्रव्यमान अर्थात भार प्राप्त हो जाता है। अब चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। इसका चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? मान लेते हैं कि पृथ्वी का जो व्यास है 4d मीटर है, पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर 2d मीटर और प्रश्न के अनुसार चंद्रमा का जो व्यास है 1/4 पृथ्वी के व्यास की। अब चंद्रमा का जो व्यास है वह 1/4 × 4d अर्थात d मीटर प्राप्त हो जाता है, जिससे और चंद्रमा की त्रिज्या चूंकि d/2 मीटर है और चंद्रमा का आयतन 4/3 पाई आर क्यू अर्थात गोले का जो आयतन है वह होगा। यहाँ पे हम मान रख देते हैं तो क्रमशः मान रखने पर पाई का मान नहीं रखेंगे और इसे लिख देते हैं d/2 की घात 3 और इसे सरल कर लेते हैं। सरल करने पर हमें चंद्रमा का आयतन पाई गुणित d की घात 3/6 घन मीटर प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी का जो आयतन है वह 4/3 पाई आर क्यू के बराबर कैपिटल आर ले रहे हैं, यहाँ ध्यान देना है। और यहाँ जैसे ही हमने 2d रखा है आर का मान तो 2d रखने पर हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे सरल करने पर देखते हैं 32 पाई d की घात 3/3 घन मीटर के। अब यहाँ पे चूंकि हम देख रहे हैं कि चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है तो पाई से पाई यदि हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं और ये हम d से d को कैंसिल कर देते हैं और इसको सरल कर लेते हैं तो सरल करने पर हम पाते हैं कि 1/64 भाग इसका होगा। तो इस तरीके से ये भिन्न के रूप में ज्ञात हो जाता है। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिए। और इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।